दोस्तों, हमारे देश में हर 3 में से एक इंसान हमेशा मिडिल क्लास होता है और ये आंकड़ा आने वाले 25 सालों में दोगुना होने वाला है। हम मिडिल क्लास वाले लोग सपने भी अक्सर नापतोल कर ही देखते हैं, लेकिन एक सपना है जो हम सभी देखते हैं और वो है अपना खुद का घर। हम सबका यही ख्वाब होता है कि हमारा एक अपना घर हो। हम अक्सर अपनी बातों में कहते भी हैं, जब मेरा घर होगा ना तो उसमें 4 बेडरूम होंगे या मेरे घर में एक बड़ी सी बालकनी होगी। ऐसे न जाने कितने सपने हम देखते हैं, लेकिन इन्हें पूरा करने की लागत से हम डर जाते हैं। घर खरीदना सच में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा, घर तो घर होता है। हर किसी की कमाई एक जैसी नहीं होती और यही वजह है कि ये सपना आसानी से पूरा नहीं होता। लेकिन इसी वजह से तो ये शो आपके लिए है, जहां हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी सीमित आमदनी और सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे डाउन पेमेंट की, उसकी इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस और वो मौके जो भारत में एक घर खरीदते समय सामने आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डाउन पेमेंट होता क्या है। डाउन पेमेंट वो रकम होती है जो आप किसी भी चीज को खरीदते समय शुरुआत में देते हैं। ये उस चीज की कुल कीमत का एक छोटा प्रतिशत होता है, आमतौर पर 3% से 20% के बीच, और ज्यादातर मामलों में यह रकम कैश में दी जाती है। डाउन पेमेंट के बाद जो बाकी की राशि बचती है उस पर आप लोन ले सकते हैं और उसे EMI के रूप में चुका सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। अगर आप 5% डाउन पेमेंट देते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए देने होंगे और बाकी 47.5 लाख का आप बैंक से लोन ले सकते हैं। जितना ज्यादा डाउन पेमेंट होगा उतना ही कम लोन लेना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट भी कम देना होगा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डाउन पेमेंट की रकम आपको वापस नहीं मिलती, इसलिए इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। लेकिन डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करना अपने आप में एक चैलेंज है। सबसे पहली दिक्कत तो यही होती है कि हमारी इनकम ही इतनी नहीं होती कि हम सेविंग कर पाएं। ऊपर से बढ़ती महंगाई, रोजमर्रा के खर्चे, स्कूल की फीस, किराया, बिजली पानी के बिल, मेडिकल खर्चे, इन सब के बाद बचत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बीते कुछ सालों में रियल एस्टेट की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और तो और हाल में कई बड़ी कंपनियों ने भारी संख्या में छंटनी की है, जिससे लोगों की आमदनी पर असर पड़ा है। जब आमदनी नहीं होगी तो सेविंग्स कैसे होगी। इसके बावजूद कुछ ऐसे मौके जरूर हैं जिनकी मदद से आप अपने सपनों के घर की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं, और इन्हीं मौकों और रास्तों की डिटेल हम जानेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कि आप डाउन पेमेंट के लिए किस तरह की सेविंग्स शुरू कर सकते हैं, किन किन तरीकों से पैसे जोड़े जा सकते हैं। तो तब तक बचत करना शुरू करिए, छोटा ही सही, लेकिन हर कदम मायने रखता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा कि डाउन पेमेंट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किन किन चैलेंजेस का सामना हमें इस दौरान करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे असेस कर सकते हैं ताकि आप एक रियलिस्टिक डाउन पेमेंट गोल सेट कर सकें और उसे हासिल करने की ओर पहला ठोस कदम उठा सकें। तो जब भी हम कोई बड़ी चीज खरीदने की सोचते हैं, जैसे कि घर, तो सबसे पहले नजर जाती है अपनी जेब पर, यानी क्या हमारे पास उतने पैसे हैं, और अगर नहीं है तो कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी। सच कहें तो पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते, और जब कोई बड़ा खर्च सामने होता है जैसे घर खरीदना, तो जरूरी हो जाता है कि हम अपने मौजूदा फाइनेंसेस की गहराई से जांच करें। अब सवाल उठता है, अपने फाइनेंसेस को असेस कैसे करें। तो इसका सबसे पहला स्टेप है जानकारी जुटाना, अपने पैसों की पूरी तस्वीर समझना, यानी आपकी महीने की आमदनी कितनी है, खर्चे कितने हैं और आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कोई लोन, कोई EMI या कोई जरूरी फाइनेंशियल कमिटमेंट। जब आपको ये सारी जानकारी साफ हो जाती है, तब आप जान पाते हैं कि आप हर महीने कितना सेव कर सकते हैं, भले ही वो राशि छोटी ही क्यों ना हो, जैसे 1000 प्रति माह। लेकिन यही छोटी सी बचत बड़े मकसद की शुरुआत होती है। किसी भी गोल को हासिल करने के लिए पहला कदम जरूरी होता है। अगर आप डाउन पेमेंट के लिए हर महीने 1000 भी सेव कर रहे हैं तो आप पहले से बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है। इसके बाद अगला स्टेप है टाइमलाइन तय करना। आपका गोल क्या है? आप 5 साल में घर लेना चाहते हैं, 10 साल में या 15 साल में? यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, आपकी आमदनी, खर्चे और सेविंग्स की क्षमता पर। लेकिन एक बार आपने अपने लिए एक समय सीमा तय कर ली तो उसी के मुताबिक आप सेविंग्स प्लान बना सकते हैं।
अब सवाल यह भी है कि सेविंग्स सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखने से काम चलेगा क्या? तो जवाब है नहीं। आपको थोड़ा स्मार्ट बनना होगा। आप कुछ ऐसे फाइनेंशियल टूल्स और ऑप्शंस देख सकते हैं जैसे हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट्स, जिनमें आपको सामान्य सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है। सिपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जहां आप हर महीने एक छोटी राशि निवेश करते हैं और समय के साथ अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स और एफडी जैसे ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इनका चुनाव सोच समझकर और गाइडेंस लेकर करें। और अगर आप चाहें तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं, जो आपकी इनकम, खर्चों और गोल्स को देखकर आपको सही सेविंग्स प्लान बनाकर देगा। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप सेव करते हैं वैसे वैसे आपका डाउन पेमेंट बढ़ता है और आपकी लोन राशि कम होती जाती है। और लोन कम होगा तो ईएमआई भी कम होगी, यानी महीने का बोझ भी हल्का। अब जाहिर सी बात है, इसमें कई बार मुश्किलें भी आएंगी। कुछ महीने आप उतना सेव नहीं कर पाएंगे, कुछ खर्चे अचानक से सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको लगातार कोशिश करते रहना है, क्योंकि एक घर सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं होता, यह हमारे सपनों की नींव होता है। तो इस सफर में खुद को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि फाइनेंसेस को कैसे असेस करें, कैसे रियलिस्टिक गोल सेट करें और कैसे एक स्मार्ट सेविंग्स प्लान बनाया जाए। अब अगले एपिसोड में हम जानेंगे डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स के अलग अलग रचनात्मक और असरदार तरीकों के बारे में, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने बजट को बिना बहुत काटे छांटे स्मार्टली सेविंग्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके इसी चैनल ज्ञान ग्रिड पर, जहां हम आपके हर सपने को रियलिटी बनाने का रास्ता दिखाते हैं। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सेविंग की शुरुआत कीजिए, क्योंकि हर छोटा कदम बड़े सपने की ओर ले जाता है।